तारामंडल। तारामंडल पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई समूह किसी विशेष आकृति के रूप में प्रतीत होता है। हमारे पूर्वजों ने ऐसे कई तारा समूह में कुछ आकृतियों की कल्पना की और उनको विशिष्ट नाम दिए। तारों के किसी ऐसे समूह को तारामंडल कहते हैं। इन तारामंडलों का नामकरण उनकी आकृति के आधार पर की गई है। प्रमुख तारामंडल है वृहत सप्तऋषि मंडल, अर्सा मेजर, लघु सप्तऋषि अर्सा माइनर, मृग, ओरियन, सिग्नस, हाइड्रा आदि। आकाश में कुल 89 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है, जिसमें 94 तारे हैं। हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं। वृहत सप्तऋषि नामक तारामंडल में बहुत से तारे हैं, जिसमें 7 सर्वाधिक चमकदार तारे हैं जो आसानी से दिखाई देते हैं। इन तारों से बना तारामंडल सामान्यतया वृहत सप्तऋषि या बिग डिपर कहलाता है। लघु सप्तऋषि में भी अधिक चमक वाले 7 प्रमुख तारे हैं। उत्तरी गोलार्ध में वृहत सप्तऋषि एवं लघु सप्तऋषि तारामंडलों को प्रायः बसंत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग, ओरियन तारामंडल को शीत ऋतु में देखा जा सकता है। मृग सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं, जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति बनाने प्रतीत होते हैं। इस चतुर्भुज के एक कोने पर सबसे विशाल तारों में एक बीटल गीज नाम का तारा स्थित है, जबकि दूसरे विपरीत कोने पर रिगेल नामक अन्य चमकदार तारा स्थित है। मृग के अन्य 3 प्रमुख तारे तारामंडल के मध्य में एक सरल रेखा में अवस्थित है। तारे तारे यानी स्टार्स ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते रहते हैं। अतः सूर्य भी एक तारा है। भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियॉन तथा 0.5% में लोह एवं अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों को उनके भौतिक अभिलक्षणों जैसे आकार, रंग, चमक, दीप्ति और ताप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। तारे 3 रंग के होते हैं, 1 लाल, 2 सफेद और 3 नीले। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है। तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के होते हैं। उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे सफेद होते हैं, जबकि वो तारे जिनका पृष्ठ ताप अत्यधिक उच्च होता है रंग में नीले होते हैं। प्राक्सिमा सेंटोरी ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। पृथ्वी से इसकी दूरी 4.22 प्रकाश वर्ष है। एल्फा सेंटोरी पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सभी तारे ध्रुव तारा को छोड़कर रात्रि आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। तारे विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए प्रतीत होते हैं। अतः आकाश में तारों की आभासी गति पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णन के कारण होती है। पृष्ठ 313। ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थिर प्रतीत होता है और उस समय उसके साथ अपनी स्थिति में नहीं बदलता है, क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन की धुरी अक्ष पर स्थित होता है। ध्रुव तारा अर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य है। तारों का जन्म एवं विकास, बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ अ स्टार। तारे के निर्माण का कच्चा माल मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस है। तारे का जीवन चक्र मंदाकिनियों में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के घने बादलों के रूप में एकत्रित होने के साथ आरंभ होता है। आदि तारा का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटोस्टार। तारे का जीवन चक्र आकाशगंगा में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस के संघनन से प्रारंभ होता है, जो अंततः घने बादलों का रूप धारण कर लेते हैं। इन बादलों को ऊर्ट क्लाउड्स कहा जाता है। इन बादलों का ताप 173 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे इन बादलों का आकार बढ़ता जाता है, गैसों के अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफी बड़ा हो जाता है, तब ये सूर्य के स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। ये सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। आदि तारा अत्यधिक संघन गैसीय द्रव्यमान है, जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। जो ही आदि तारा आगे संकुचित होना आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की ये टक्कर आदि तारे के ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं।
आदि तारे के संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होने लगती हैं। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा द्वारा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वो तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेजेस ऑफ अ स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। 1, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है और उसका क्रोड सिकुड़कर श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है, जो अंततोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। 2, यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से काफी अधिक होता है तो उसका बना रक्त दानव तारा अभिनव तारे सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है और इस विस्फोटित अभिनव तारे का क्रोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारा न्यूट्रॉन स्टार अथवा कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। रक्त दानव प्रावस्था रेड जायंट फेज। आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है। समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। अब जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। पृष्ठ 314। संलयन अभिक्रियाओं के बंद हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाएगा और क्रोड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा। लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बची रहती है जो संलयन अभिक्रिया कर ऊर्जा विमुक्त करती रहेगी, परंतु तीव्रता बहुत ही कम होगी। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में समग्र संतुलन गड़बड़ हो जाता है और उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के प्रभाव के कारण उसके क्रोड में संकुचन होता है। अतः सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। ये रक्त दानव तारा कहलाता है क्योंकि ये रंग में लाल और आकार में दानवाकार होता है। हमारा अपना तारा सूर्य अरब से अब से लगभग 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य का प्रसारित बाहरी आवरण तब इतना बड़ा हो जाएगा कि ये आंतर ग्रहों जैसे बुध, शुक्र एवं पृथ्वी को भी निकल जाएगा। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है क्योंकि इस अवस्था में ये नितांत अस्थायी रहता है। श्वेत वामन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होगा तो वो अपना प्रसारित बाह्य आवरण खो देगा, केवल उसका क्रोड बचा रहेगा। ये हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक संघन पिंड में संकुचित होगा। हीलियम क्रोड के इस अत्यधिक संकुचन के कारण क्रोड का ताप अत्यधिक बढ़ जाएगा और नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं का एक अन्य सेट प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें हीलियम भारी तत्वों जैसे कार्बन में परिवर्तित होगा और ऊर्जा की अत्यधिक विशाल मात्रा निर्मुक्त होगी। इस प्रकार के क्रोड के संपूर्ण हीलियम थोड़े ही समय में कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी और तब पुनः संलयन अभिक्रियाएं पूर्णतः रुक जाएगी। अब ज्यों ही तारे के भीतर उत्पन्न हो रही ऊर्जा बंद हो जाएगी, तारे का क्रोड उसके अपने भार के कारण सिकुड़ने लगेगा और वो श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाएगा। श्वेत वामन एक मृत तारा है क्योंकि ये संलयन प्रक्रिया द्वारा कोई नवीन ऊर्जा नहीं उत्पन्न करता है। श्वेत वामन तारा जब अपनी संचित संपूर्ण ऊर्जा खो देता है तो वो चमकना बंद कर देगा। इसके बाद श्वेत वामन तारा कृष्ण वामन ब्लैक ड्वार्फ हो जाएगा और अंतरिक्ष में पदार्थ के सघन पिंड के रूप में विलीन हो जाएगा। श्वेत वामन तारे का घनत्व लगभग 10,000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब होता है। एक धुंधले श्वेत वामन तारे सीरियस नामक चमकीले तारे के निकट देखा गया है। महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं।
चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे अभिनव तारे के रूप में विस्फोट करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारों या कृष्ण छिद्र में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है, अर्थात M स्टार ग्रेटर के नीचे डैश का साइन है। संबंधित चिन्ह के लिए आप अपने मित्र से संपर्क कर सकते हैं। M स्टार ग्रेटर देन इक्वल टू 1.44 M सन को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। इसी सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पृष्ठ 315। अभिनव तारे तथा न्यूट्रॉन तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा स्टार एंड न्यूट्रॉन स्टार। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक हो तो रक्त दानव प्रावस्था के क्रम में इसके हीलियम क्रोड के संकुचन से विमुक्त नाभिकीय ऊर्जा बाहरी आवरण में तेज दमक के साथ विस्फोट उत्पन्न कर देती है। ये विस्फोट आकाश को कई दिनों तक प्रकाशित करता है। ऐसा विस्फोटक तारा अभिनव सुपरनोवा तारा कहलाता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद भी इसके क्रोड को संकुचन होते रहता है और वो न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला में न्यूट्रॉन तारों की संख्या का अनुमान लगभग 10 की पावर 8 लगाया गया है, जिनमें से लगभग 1000 ऐसे तारों को देखा गया है। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व नाभिकीय घनत्व की कोटि का 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। न्यूट्रॉन तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 2 गुना तथा त्रिज्या लगभग 10 किलोमीटर होती है। ये अदीप्त होता है तथा सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकुचन अनिश्चित काल तक हो सकता है। इसी क्रम में जब m द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन तारा संकुचित होकर त्रिज्या r बराबर 2gm प्रति c स्क्वायर, जहां c प्रकाश की चाल तथा g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, प्राप्त कर ले तब वो कृष्ण छिद्र ब्लैक होल बन जाता है। सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र के अस्तित्व की कल्पना की थी। कृष्ण छिद्र अपने पृष्ठ से किसी चीज का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते हैं। कारण यह है कि कृष्ण छिद्रों में अत्यधिक आकर्षण बल होता है। कृष्ण छिद्रों से प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता है, इसीलिए कृष्ण छिद्र अदृश्य होते हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं। इसकी उपस्थिति को आकाश में उसके पड़ोसी पिंडों पर उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा केवल महसूस किया जा सकता है।